Hello everyone, welcome to Learn Lab. Have you ever thought why does an apple fall down and not up? Or why does the moon not fall on the earth? And why do astronauts feel weightless? Okay, all these questions have only one answer. So today we will learn about our chapter number 4, gravitation. Okay, अगर आपने अभी तक फ्री वीडियो सीरीज़ नहीं देखी है तो उसको आप जाकर देख सकते हैं. अभी तक हमने मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एंड फ्लोटेशन 4 चैप्टर कंप्लीट किए हैं. आज हम 4th कर रहे हैं. 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ ग्रेविटेशन. क्या है ग्रेविटेशन? Gravitation is the force by which every object attracts every other object in the universe. Okay, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है यहाँ पर अर्थ पर, तो वो क्या, यूनिवर्स में कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद अ फोर्स विच इज़ ग्रेविटेशन. ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ यूनिवर्सल फोर्स. ओके, मोशन ऑफ अर्थ अगर है, ठीक है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू सेंटीपिटल फोर्स. ये हम पिछले उसमें लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि सेंटीपिटल फोर्स क्या होती है. सेंटीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ. इफ देर इज नो फोर्स तो क्या हो जाएगा, मून वुड परस्यू अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन. ठीक है, वो गोल गोल नहीं घूमेगा. जो अगर प्लैनेट्स है उनके बीच में भी देर इज़ अ फोर्स. अगर सन एंड प्लैनेट्स की बात करें, मून और अर्थ की बात करें, तो उनके बीच में भी देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इन्हीं को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, देन व्हाई डू वी सी अर्थ मूविंग टूवर्ड्स एन एप्पल? डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ? इस टाइप के असर्शन रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं बहुत आते हैं. तो छोटी छोटी जो रीजनिंग है ये पता होना चाहिए. और इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल भी बहुत सारे आते हैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ओके, लेट्स सी व्हाई. अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ हमें पता है कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. लेकिन जो एप्पल है, ओके, एप्पल ऐसा देख लेते हैं, डोंट जज माई ड्राइंग. तो एप्पल ही जो है इसका बहुत ही नेग्लिजिबल जो है, ज़ीरो है ऑलमोस्ट अर्थ के रिस्पेक्ट में इसका वेट. ठीक है, तो अर्थ तो फोर्स लगा रही है, लेकिन ये एप्पल उसकी टूवर्ड्स कोई फोर्स नहीं लगाएगा. ओके, वी डोंट सी अर्थ मूविंग टूवर्ड्स द एप्पल. ओके, सेम फॉर द मून. मून की भी अगर हम बात करें तो वेरी लेस मास देन अर्थ. अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम है. दैट इज़ वाई वो भी क्या है, सेम जो है फॉल नहीं हो रहा है उस पर. जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में क्वेश्चंस पूछे, तो ये असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं. ओके, न्यूटन जो है वो है सबसे पहले जिन्होंने कंक्लूड किया कि दैट नॉट ओनली वन ऑब्जेक्ट बट ऑल द ऑब्जेक्ट विद द सन, मून, प्लैनेट्स, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. कोई भी ऑब्जेक्ट है इन द यूनिवर्स, ये डेरिवेशन जो है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ये इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा, डेरिवेशन आएगा कि लॉज ऑफ फोर्स ऑफ लॉज आएंगे, या फिर जो है आपकी मोशन की इक्वेशंस आएंगे डेराइव करने को, कोई नहीं कह सकता. तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force which is proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them. Suppose there are two bodies A and B, and there is a distance between them is D. तो फोर्स जो इन दोनों पर लगे, इनका एक कैपिटल M मास है A का और B का स्मॉल m. जो इनके बीच में फोर्स लगेगी दैट इज F इक्वल्स टू G/m/d². कैसे इसको डिराइव करेंगे, सपोज देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस m and कैपिटल M स्मॉल m एट द डिस्टेंस d फ्रॉम दिस ईच अदर. तो फोर्स F इज
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल क्या होती है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मीनिंग है कि कोई भी चीज़ अगर जैसे फोर्स इंक्रीज होगी, सपोज मास इंक्रीज होगा तो आपकी फोर्स भी इंक्रीज होगी, ये होती है डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है कि अगर जैसे डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है तो फोर्स इंक्रीज होगी, इनवर्स रिलेशन रहेगा। ये होती है इनके प्रोपोर्शन के मीनिंग्स। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फोर्स को जब हम इक्वेट करेंगे कि प्रोपोर्शन का जब साइन हटेगा तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज कैपिटल जी। दिस जी इज यूनिवर्सल लॉ, दिस यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, क्या इसकी वैल्यू होती है 6.67। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, ये उसकी क्या है, यूनिट है। यूनिट भी इम्पॉर्टेंट है। दिस वैल्यू इज यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स। ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए। किसने ये कैलकुलेट करी थी, हेनरी कैवेंडिश ने इसको कैलकुलेट किया था। ओके, इम्पॉर्टेंस क्या है इस लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ जो हम पढ़ते हैं, इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या एक्सप्लेन करता है ये। इट एक्सप्लेन्स फोर्स दैट बाइंड अस ऑन अर्थ। कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम सब एक दूसरे से क्या है, विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जुड़े हुए हैं, बाइंड हैं। ओके, मोशन ऑफ मून ये बताता है कि अर्थ के अकॉर्डिंग कैसे है, अर्थ के विद रिस्पेक्ट में कैसा है। मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, कि सन जो है सेंटर में है यहाँ पर सपोज, ठीक है, उसके सारे तरफ क्या हो रहे हैं, प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं इन देयर इलिप्टिकल ऑर्बिट। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। सपोज दिस इज द प्लैनेट, दिस इज द सन, इसके अराउंड क्या होती है, ऐसे प्लैनेट्स मूव करते हैं अपने अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट में। कैसा होता है ये, इलिप्टिकल होता है पाथ, इस पर ये मूव करते हैं। ये भी एक दूसरे से कैसे बाइंड है, किस चीज़ से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ जो हम बात कर रहे हैं। किस पाथ में होता है, शेप इसकी इलिप्टिकल होती है, लाइक दिस। ओके, जो मैथ पे पढ़ते हैं। टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन, जो टाइड्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, ये भी हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल के लॉ से, समझते हैं इसको। ठीक है, मून के रिस्पेक्ट में बहुत सारे टाइड्स एंड वेव्स का एक कॉन्सेप्ट है मून के रिस्पेक्ट में, कि जो मून का ग्रेविटेशनल पुल होता है वो टाइड्स को जो है मूव कराता है, जिससे उसके ऊपर नीचे ट्रॉ एंड क्रस्ट बनते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फ्री फॉल क्या होता है, सपोज अर्थ है और ऑब्जेक्ट है, उसमें जो है क्या होता है, कोई अर्थ है, अर्थ है, टूवर्ड्स उसके जो है वो एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है आके, और क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो फॉल कर रहा है अंडर दिस फोर्स अलोन। ये हम पिछली क्लास में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि जब सिर्फ एक फोर्स लगे, दैट इज़ ग्रेविटी। ठीक है, सिर्फ ग्रेविटी के अंडर अगर कोई ऑब्जेक्ट रहता है, उस पर नो एक्सटर्नल फोर्स और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, तो वो क्या होती है, फ्री फॉल होती है। ठीक है, ये हम कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इज़ देयर एनी चेंज इन वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई चेंज आता है वेलोसिटी में तो क्या होता है, कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं आता है, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड में चेंज आता है। और अगर मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा तो उसके एक्सेलरेशन में भी चेंज आएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, ये एक्सेलरेशन चेंज हुआ विद, क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट फ्री फॉल, तो उसका क्या होता है, एक्सेलरेशन जो है चेंज होता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। मीटर सेकेंड स्क्वायर जो है, जिसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, सेम एज एक्सेलरेशन की तरह। ठीक है,
हमको पता है कि सेकेंड लॉ से हमने पढ़ा है कि फोर्स जो है ma के बराबर होती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है दैट इज़ ग्रेविटी, तो हम इसको किस रिस्पेक्ट में लिखेंगे, g के टर्म्स में लिखेंगे, F इक्वल्स टू mg। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक, देन दिस mg, अब हम फोर्स दोनों को इक्वल कर देंगे। यहाँ पे जो हमने आगे निकाला था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, जो हमने वैल्यू निकाली थी, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, स्मॉल g की वैल्यू मिलेगी। दिस इज स्मॉल g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, अब इसमें जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इस g की वैल्यू भी आ जाएगी, जो कि क्या होती है, क्या होती है, वन सेकेंड 9.8 होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अर्थ का जो है रेडियस वो इंक्रीज करता है फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। उसका कोई अर्थ की, क्योंकि क्या होती है, जियोइड शेप होती है, कोई वो स्फेरिकल नहीं होता है, बल्जी होता है आउटर स्पेस में, तो उसकी क्या होती है, इंक्रीज होती है रेडियस फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। इसीलिए उसकी जो जी की वैल्यू है, जिस जी इज मैक्सिमम एट पोल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मिनिमम एट इक्वेटर, ये हम पिछली क्लास में भी एक बार रिवाइज कर चुके हैं। तो मैक्सिमम होती है पोल्स पर, इक्वेटर पे क्या होती है, मिनिमम होती है। ओके, मास ऑफ अर्थ फॉर्मूला के लिए आपको पता होना चाहिए कि कितनी वैल्यू है इसकी, मास ऑफ अर्थ की। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ, ये जो वैल्यूज़ हैं ये भी आपको लर्न होनी चाहिए, कभी अगर न्यूमेरिकल में नहीं गिवन है तो आप उसको कैलकुलेट कर पाएँ। तो इसको कैलकुलेट करने पर कितनी वैल्यू आई, 9.8। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है जब ग्रेविटी के अंडर में होंगी, जब जहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, सिर्फ एक फोर्स लगेगी फ्री फॉल में, दैट इज़ ग्रेविटी, तो वहाँ पे इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, मोशन की चेंज होके जी के रिस्पेक्ट में लिखी जाएंगी ऐसे, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, एज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2g's। ये तीनों मोशन की इक्वेशंस बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मास और वेट। मास क्या होती है आपकी, मेजर ऑफ इनर्शिया, हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। मास क्या होती है, अगर सेम होता है एवरीवेयर, हर जगह पर मास क्या होगा, सेम होगा, यहाँ पे देख लेते हैं, सेम होगा, लेकिन जो आपका वेट होगा वो क्या होगा, चेंज होता रहेगा विद रिस्पेक्ट टू प्लेस। ठीक, क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा विद रिस्पेक्ट टू प्लेस। इसमें क्या है, मास इज कांस्टेंट, और ये क्या है, चेंज होता है। यूनिट क्या होती है मास की, केजी होती है, और यूनिट इसकी वेट की क्या होती है, न्यूटन होती है। इसका फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, वेट इक्वल्स टू mg। ओके, और ये मास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और वेट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर होगा आई थिंक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मास वर्सेस वेट। इसमें डिफरेंसेस या फिर एक कंफ्यूजिंग पॉइंट देकर कि ये होता है या नहीं, बस ऐसे देकर आपको कंफ्यूज करने के लिए एक एमसीक्यू बनाया जा सकता है। तो इसको डिफरेंस को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है मून पर, वो क्या होता है, 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। सपोज अगर अर्थ पर किसी का वेट 30 है तो मून पर कितना होगा, कितना होगा, 5 हो जाएगा। ओके, 30 kg है सपोज, तो इस पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये इसका मीनिंग है, और ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, दिस कॉन्सेप्ट इज इम्पॉर्टेंट। क्यों होता है ये, ज़रा ये बताएं, तो क्यों होता है, मास ऑफ मून इज़ लेस देन अर्थ, हम सबको पता है। तो क्या है, मून बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही एक्सर्ट करता है ऑब्जेक्ट्स पे, इसलिए क्या होती है, उसकी जो वेट है मून पर वो कम है देन वेट ऑन अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट आपका है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसमें जो सबसे पहला जो लॉ है वो क्या है, ऑल द प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल पाथ। इस तरीके का एक इलिप्टिकल पाथ है, सेंटर में सन है और उसी पर वो मूव करते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं और वो मूव करने लगे, इस इलिप्स में ही, और ये क्या है, इमेजिनरी है, इस इलिप्स में ही यहाँ पर वो मूव करेगा। ठीक,
वन ऑफ द फोकई ऑफ द इलिप्स यहाँ पर सन होगा, बाकी जगह पे वो प्लैनेट मूव करेगा. दिस इज लॉ ऑफ ऑर्बिट. ये आपको लर्न होने चाहिए अच्छी तरीके से. लॉ ऑफ एरिया. द लाइन दैट जॉइंस एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. जितना भी यहाँ पर एरिया स्वीप होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स. प्लैनेट जो होते हैं वो स्लो मूव करते हैं जब सन से वो दूर होते हैं, ठीक, और जब फास्टर मूव करते हैं व्हेन नियर टू सन. लेकिन क्या होती है, एरिया कवर्ड क्या होती है, इक्वल होती है. ये थोड़े से कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं जिनको आपको पता होना चाहिए. प्लैनेट्स क्या होते हैं, मूव करते हैं स्लोली जब वो दूर होते हैं सन से, एंड excuse me, then faster when near to sun. The sum of third law है आपका, the sum of period of revolution of planet around the sun directly proportional होता है cube of mean distance of the planet from the sun. जो टाइम पीरियड है उसके क्या होगा, उसके स्क्वायर के बराबर होगा, क्या, इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के क्यूब के बराबर. ओके, इसका स्क्वायर होगा, इसका क्यूब होगा. ये क्या है, मीन डिस्टेंस है आर फ्रॉम ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, जितना वो दूर है. जैसे मरकरी है तो वो 88 में कंप्लीट कर लेता है अपना 1 रेवोल्यूशन, ठीक है, 88 डेज में. अर्थ को लगते हैं 365 एंड समथिंग, ठीक है. लेकिन जो प्लूटो है उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. तो इस तरीके से क्या है, जितना वो दूर है उतना ज़्यादा उनको क्या लगेगा, टाइम लगेगा. मरकरी जो है उसको सबसे कम लगता है क्योंकि वो पास में है सन के. सैटेलाइट्स की बात कर लें, 2 टाइप की होती है, नेचुरल एंड मैन मेड. नेचुरल देयर इज ओनली 1 सैटेलाइट ऑफ अर्थ, दैट इज मून. इसके अलावा कुछ नहीं है. जबकि सैटर्न और जुपिटर जैसे प्लैनेट्स के अराउंड 60 to 70 प्लस जो है आपके सैटेलाइट्स हैं. मैन मेड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सैटेलाइट जो थी वो आपकी आर्यभट्ट थी, ठीक है. इसके अलावा इनसेट के काफ़ी सारे सैटेलाइट्स बन चुके हैं, ठीक. ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. देन ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है सैटेलाइट की, वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है मास के. वो अपने ऑर्बिट में क्या उसकी स्पीड है, डिपेंड करती है किस पे, रेडियस पे सिर्फ, ठीक. एंड जितना ज़्यादा रेडियस इंक्रीज होगा उसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ये रिलेशंस आपको बिल्कुल पता होने चाहिए. देन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट जो है वो क्या होती है, सरफेस ऑफ अर्थ पर 7.9 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड होती है. ये वैल्यू भी पता होने चाहिए. ओके. देन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वो होती हैं जो अर्थ के डायरेक्शन में ही रोटेट करती हैं, वेस्ट टू ईस्ट. या आपको पता होना चाहिए कि अर्थ एंड वीनस जो होते हैं सिर्फ वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, बाकी सारे प्लैनेट्स ईस्ट टू वेस्ट करते हैं. ओके. देन ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं ये अर्थ के अराउंड जो है, अर्थ की पोजीशन मतलब यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे एक 36,000 किलोमीटर्स पर क्या करेंगी, ये रिवॉल्व करेंगी बिल्कुल स्टेशनरी इसके रिस्पेक्ट में. ये क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, ठीक. स्केप वेलोसिटी क्या है, मिनिमम वेलोसिटी जिससे क्या होती है, एक बॉडी शुड बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, सो वो क्या हो जाए, स्केप कर जाए उसके ग्रेविटी को. इंडिपेंडेंट होती है मास पर, शेप पर और साइज पर इंडिपेंडेंट होती है. बॉडी उसकी कैसी है, ठीक है. डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है इस पर भी डिपेंड नहीं करती है, ठीक है. स्केप वेलोसिटी क्या है, वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे जो है हम लगा के सरफेस ऑफ अर्थ से उसको बाहर कर सकते हैं. ये अर्थ के लिए कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वैल्यूज़ हैं. अर्थ के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, मून के लिए 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है. ऑर्बिटल वेलोसिटी को ऐसे लिखते हैं VO इक्वल्स टू √GR. स्केप वेलोसिटी क्या है, √2GR. तो इन दोनों में रिलेशन जो ये मेंशन है, V इक्वल्स टू √2V0. ओके. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें. एंड
शेयर करें और बहुत मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे वर्क एनर्जी के बारे में, वर्क एंड एनर्जी एंड पावर, ये टॉपिक रहेगा। और ऑल्सो आई विल बी शेयरिंग स्ट्रैटेजी फॉर डिस्क्रिप्टिव पेपर। जैसे ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है, हम इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू की डेली ऐसे ही सीरीज़ लेंगे। सो इसको बहुत अच्छे से अपने बेसिक्स को क्लियर कर लीजिए तब तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।